वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का गोवा महाराष्ट्र के इस खास बुलेटिन में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में चूक को लेकर मुंबई पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने शरद पवार के घर धावा बोल दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के आवास पर जमकर हंगामा भी किया और वहीं इस मामले में सीएम ठाकरे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताया है। इस दौरान ठाकरे ने परिवार से फोन पर बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी जताया है। आपको जानकारी देते चले, इस मामले में आंदोलन में सबसे आगे रहे वकील गुणरत्न सदावर्ते को शुक्रवार देर रात हिरासत में लिया गया है और वहीं 100 और भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले घटना का निषेध करता हूं। और जैसे कि वो सदावर्ते ने कहा है, एडवोकेट ने, कि मामला कोर्ट में प्रलंबित है और वो बता रहे थे कि उनकी तो जीत हो गई है करके, और इस तरह से अचानक अगले दिन उनके घर पे इस तरह का हमला करना, ये बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। और राजनीति अगर इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी तो ये संस्कृति रह नहीं जाएगी। किसी भी नेता के घर पे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके घर पर अपने मांगों को लेकर के आंदोलन नहीं होना चाहिए। आंदोलन की जगह है, आप कार्यालय है, शासकीय कार्यालय है, वहाँ पे करना चाहिए। इसका भारतीय जनता पार्टी कतई समर्थन नहीं करती है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि करीब पिछले 5-6 महीने से आंदोलन चल रहा है। करीब 125 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और शरद पवार जी, मुझे लगता है कि पिछले 40-50 साल से एसटी कर्मचारियों का नेतृत्व करते आ रहे हैं और उनको आश्वासन देते आ रहे हैं। तो खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने शरद पवार के घर पर धावा बोल दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के आवास पर जमकर हंगामा भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यहां पर प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के आवास पर जमकर हंगामा किया और वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ठाकरे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया है। इस दौरान ठाकरे ने पवार से फोन पर बातचीत भी की और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में चूक को लेकर मुंबई पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वहीं आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने शरद पवार के घर पर धावा बोल दिया था। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यहाँ पर कर्मचारियों ने शरद पवार के घर पर धावा बोल दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर खबरें आ रही है कि पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवानी, निश्चित तौर पर ये कोई घटना जो अचानक से कोई घटना नहीं हुई है। पिछले 4 से 5 महीनों में एसटी कर्मचारियों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश था और नेटवर्क 10 ने भी बड़े ही जिम्मेदारी के साथ उनकी बातों को जनता के सामने रखा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल जो विरोध किया उसको लेकर, वो बीजेपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने जो कर्मचारी है उनका विरोध किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी की, चप्पल फेंका गया पवार जी के घर के बाहर, तो ऐसे में सभी लोग जो है इस बात से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना कि इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। और ऐसे में मुंबई पुलिस भी जो है पूरी तरीके से, अभी जानकारी मिल रही थी कि 107 लोगों को मामला दर्ज कर लिया गया है और करीबन 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इनके जो वकील हैं, इसको जो भी है कोर्ट में पेश किया गया है और अभी जो है सुनवाई शुरू है और करीबन ये 1 घंटा और सुनवाई चलेगा।
बिल्कुल राजन, जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे मामले को लेकर सीएम ठाकरे और साथ ही बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना पर दुख जताया है और इस दौरान ठाकरे ने पवार से फोन पर बातचीत की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जैसे इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने फौरन जो है निर्देश दिए कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप पाटिल हो या फिर संजय राउत हो, अभी थोड़ी देर पहले करीबन 1 घंटा जो है पवार जी के साथ घर पर बैठक हुई, बातचीत हुई। तो ऐसे में जो है जो जांच हो रही है वो मुंबई पुलिस पूरी तरीके से एक जांच हो रही है और मतलब जो और भी जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है। चलिए ठीक है राजन, नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं कल महाराष्ट्र परिवहन मंडल के हड़ताल कर रहे कुछ कर्मियों ने मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर हंगामा कर दिया था। नासिक में आज उसका असर भी दिखाई दिया है। नासिक के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को गलत बताते हुए इसकी निंदा करते हुए आज शरद पवार के समर्थन में प्रदर्शन किया है। और वहीं भड़काऊ भाषण देने वाले वकील गुणरत्न सदावर्ते के विरोध में नारे भी लगाए गए हैं और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। घटना काल घडवण्यात आली आणि ज्या प्रकारचं षडयंत्र आजपर्यंत महाराष्ट्रात घडलं नाही, अशा प्रकारचं षडयंत्र करून पवार साहेबांवरती त्यांच्या कुटुंबियावरती हल्ला करण्याचा काल या ठिकाणी प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। आपण जर बघितलं तर आयुष्याचे 50-60 वर्ष समाजासाठी घालवलेल्या नेत्यांवरती सुद्धा अशा प्रकारे जर हल्ला होत असेल तर त्या हल्लेखोरांवर कारवाई केली पाहिजे, ही राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची भावना आहे। और वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के सेशन कोर्ट में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि अब 11 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि किरीट सोमैया और उनके बेटे INS विक्रांत के नाम पर ठगी के मामले में केस दर्ज है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, राशन मिश्रा संवाददाता ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राशन, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी से बचने के लिए? हालांकि मुंबई के सेशन कोर्ट में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ जो अग्रिम जमानत याचिका है वो दाखिल कर दी गई है। बिल्कुल देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से अभी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत की जो है याचिका दाखिल की है। अगर थोड़े दिन अगर हम पहले जाए तो जो नारायण राणे हैं उन्होंने भी जो गिरफ्तारी से पहले ही जमानत की जो याचिका है वो लगा दी थी। तो ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने जो है बाकायदा आज जो है जमानत दे की। लेकिन जिस तरीके से आपको जानकारी मैं बता दूं कि उनके जो बेटे हैं नील, उनके ऊपर भी ये आरोप लगे हैं और बाकायदा जो है इस पूरा जो मामला है वो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज है। बिल्कुल, और साथ ही क्या कुछ इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर इन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि 11 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है? बिल्कुल देखिए, ये कहना भी मुश्किल होगा कि इनकी, और ये कहना भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी 11 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि किसी भी एंगल से किरीट सोमैया की जो मुश्किल है वो कम होती दिखाई दे रही है। और साथ ही INS विक्रांत के नाम पर ये ठगी का पूरा मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, और साथ ही क्या कुछ जो डेट बताई जा रही है, क्या कुछ फिक्स डेट है जब ये सुनवाई हो सकती है और इस पर फैसला आ सकता है? बिल्कुल देखिए, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से वो बीजेपी कभी शिवसेना के ऊपर आरोप लगाती है, शिवसेना बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है। और ऐसे में संजय राउत ने भी कल बाकायदा ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है किरीट सोमैया का सच जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने आएगा। और ऐसे में किरीट सोमैया और उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है, ये कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से 11 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये देखना होगा कि क्या सुनवाई में होता है। ठीक है राजन, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएमसी के एक फरमान के बाद से मुंबई में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बीएमसी ने शहर की दुकानों के साइन बोर्ड को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में शहर की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दुकानों पर लगे होर्डिंग को मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे साइन बोर्ड लगाने का आदेश मिला है। और बीएमसी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि संशोधित महाराष्ट्र दुकान और साथ ही प्रतिष्ठान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको जानकारी देते चले कि इस साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। कब होंगे नाले सफाई? फिर वापस मुंबई में पानी भरेगा और फिर कोई ना कोई ये कारण देंगे। तो मुझे लगता है शिवसेना को अब जो जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो करिए। मराठी पार्टी ये नियम है और हर स्टेट में है कि भाई स्थानिक जो भाषा होती है उसमें आपको वो बोर्ड लिखना है। इसके लिए आपको 25 साल लगे और अब आप जाग गए हो। ये कहीं ना कहीं ये शिवसेना का आप दोगला रूप देख रहे हो। नहीं, सब चुनाव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ये भाषा प्रांत और अनेक चीज़ें देखने को मिलेगी। मुंबई का विभाजन, केंद्र शासित, इस तरह का भावनिक मुद्दे शिवसेना उठाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है और मांग है कि स्थानीय जो भूमिपुत्र हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ जो भाषा है यहाँ की मराठी, उसको सम्मान मिलना चाहिए। मराठी में जितने बोर्ड हैं बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए। ये पहले से सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलता है, गवर्नमेंट का जीआर है। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने इसमें नोटिफिकेशन किया था। इसमें कोई बुरी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइमिंग गलत है। 5 साल सो रहे थे क्या? हम ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। राजन, बीएमसी ने शहर की दुकानों के साइन बोर्ड को लेकर ये नया आदेश जारी किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवानी, काफी लंबे समय से जो है मुंबई कर की ये मांग रही है और इस मांग को मनसे ने काफी बढ़ाया भी है, इस मांग को आगे रखा है। और ऐसे में जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले बीएमसी ने ये बड़ा कदम उठाया, बड़ा फरमान जारी किया है और इसी को लेकर हालांकि बीजेपी ने इस फरमान का स्वागत किया है, मनसे ने भी स्वागत किया, लेकिन सभी ने टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़ा किया है कि 5 साल आप सो रहे थे क्या? ये सवाल बीजेपी ने पूछा है शिवसेना से, क्योंकि टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है। उनको ये बीजेपी का जो नेता है विनोद मिश्रा, उनका ये कहना है कि चुनावी जो फायदे के लिए शिवसेना ने ये चुनाव से ठीक पहले ये कदम उठाया है। बिल्कुल राजन, तो बीएमसी का चुनाव इस साल वहां पर होना है और ऐसे में ये नया फरमान जारी किया गया है। विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, मनसे के नेता हैं, उनका ये कहना था कि उनकी मांगों को बाकायदा मनसे ने बेबाकी से आगे रखा है और हमेशा से रखा है। और ऐसे में क्योंकि देखिए जिस तरीके से राज ठाकरे के लगातार बयान आ रहा है, हिंदुत्ववादी चेहरा उनका सामने आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुंबईकर, जो मराठी मानुस की विचारधारा है, उनका जो वोटर पर सेंधमारी की कोशिश शिवसेना की है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का फरमान सामने लाया गया है। बिल्कुल राजन, चूंकि इस तरीके का फैसला लिया गया है, ऐसे में व्यापारी और दुकानदारों का क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे दुकानदारों से भी बातचीत की। दुकानदारों को ये कहना है कि हमें समय दिया जाए और जो भी बीएमसी के जो भी गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करेंगे। और वो भी जो है, जो दुकानदार भी है, इस तरीके का फरमान का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की जो भाषा मराठी, हम उनका सम्मान करते हैं और अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो हम बाकायदा उसको पालन करेंगे। तो दुकानदार भी इस पालन को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है राजन, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं मुंबई में आंगटिया एक्सटॉर्शन मामले में क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के पिता नीलकंठ को वसूली मामले में आरोपी बताया है और अब पुलिस ने नीलकंठ की तलाश भी शुरू कर दी है। निलंबित आईपीएस अधिकारी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जानकारी दे दें कि आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ एक और एक्सटॉर्शन का मामला अब सामने आया है और वहीं पुलिस ने बिजनेसमैन का बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी ये भी आपको देते चले, 55 लाख रुपए एक्सटॉर्शन का मामला ये सामने आया है। हालांकि इस मामले के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
और वहीं नासिक नगर निगम की नासिक रोड की महिला क्लर्क सुषमा जाधव ने करीब 45 लाख रुपए की सरकारी रकम का गबन किया है। नगर निगम ने इस महिला को फौरन सस्पेंड कर दिया है और वहीं लोगों ने पिछले 2 सालों में पानी और प्रॉपर्टी टैक्स की जो रकम नगर निगम में जमा की थी उसमें कंप्यूटर के जरिए गड़बड़ी कर ये गबन किया गया है। वहीं नासिक नगर निगम के कमिश्नर रमेश पवार ने डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर दिलीप मेनकर को जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बढ़ती आबादी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। राज्य शासन ने रिंग रोड को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस काम को अब गति मिल रही है। भूमि अधिग्रहण के सर्वे नंबर दर निश्चित कर दिया गया है। नंबर दर मंजूर होते ही काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए रिंग रोड का काम SSRDC ने हाथों में ले लिया है और रिंग रोड का पूर्व और पश्चिम 2 फेज हैं। रिंग रोड के पश्चिम भाग का माप का काम पूरा हो चुका है और वहीं रोड के लिए 695 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और वहीं पहले पेज में पश्चिम भाग के रिंग रोड का भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे के लिए दर निश्चित करने का काम तेजी से जारी है। और वहीं पुणे में पुलिस और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान एक फ्लैट में भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया है। जानकारी दे दें कि सामाजिक सुरक्षा विभाग और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि महालुंगे कंपनी के पास एक फ्लैट में अवैध रूप से भारी मात्रा में गुटखा जमा किया जा रहा है और वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और वहीं इस दौरान पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वहां से करीब 2 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है। और वहीं पुणे में भोसरी के एक निजी स्कूल में 8 में पढ़ने वाली छात्रा को एग्जाम देने से मना कर दिया गया। दरअसल फीस नहीं भरने के चलते स्कूल प्रशासन ने छात्रा को एग्जाम देने से मना कर दिया है, जिसके बाद परिजनों ने मानपा के शिक्षण अधिकारी से संपर्क किया है। वहीं मानपा के शिक्षण अधिकारी ने एक्शन लेते हुए छात्रा को एग्जाम दिलवाने का आदेश दिया है। तो फीस नहीं भरने पर छात्रों को एग्जाम देने से मना कर दिया गया है और उसके बाद से परिजनों ने मानपा के शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया है और फिर छात्रा को एग्जाम दिलवाने का आदेश दिया गया है। तो स्कूल प्रशासन की ये बड़ी मनमानी सामने आई है, जिसके बाद से फीस नहीं भरने पर छात्रा को एग्जाम देने से मना कर दिया गया है और परिजन आक्रोशित होकर मानपा के शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है। सदर विद्यार्थिनी ही 6 ते 14 वयोगटातील आहे, त्यामुळे RT ॲक्ट जो बालकांचा मोफत सक्तीचा शिक्षणाचा अधिनियम 2009 आहे, त्यानुसार कोणतेही विद्यार्थ्यास कोणतेही शालेय व्यवस्थापन जरी पालकांनी फी भरलेली नसेल तर त्यास वर्गाबाहेर काढू शकत नाही किंवा परीक्षेपासून वंचित ठेवू शकत नाही। त्यामुळे त्या मुलीचा पेपर हा उद्या होणार। सर, या शाळेवरती काय कारवाई होणार आहे का? आम्ही केलेल्या सूचनेनुसार त्या विद्यार्थिनीस आजचा राहिलेला पेपर उद्या देऊ दिला व तिची संपूर्ण परीक्षा त्यांनी घेतली व तिला रीतसर त्याचं मार्कलिस्ट वगैरे दिलं गेलं तर मग त्या कारवाई करण्याचा प्रश्न येत नाही। परंतु तरी देखील पालकाचं समाधान होत नसेल आणि त्यांची लेखी तक्रार जर आम्हाला पुन्हा प्राप्त झाली तर नियमानुसार शाळेविषयी आम्ही चौकशी समिती गठीत करून 12B नुसार कारवाई करू। और वहीं पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर में 10 से 12 बॉम्ब जैसी चीजें मिलने से खलबली मच गई। ये घटना पुलिस को एक फोन द्वारा पता चली और वहीं पुलिस को आज शख्स ने कॉल कर रास्ते के किनारे खुली जगह पर 10 बॉम्ब जैसी चीजें पड़ी होने की जानकारी दी है। और वहीं पिंपरी चिंचवड़ शहर की दीघी पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर जाकर बॉम्ब जैसी चीजों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही आसपास के परिसर की छानबीन भी की है। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर ये चीजें जानवरों को मारने के काम आती हैं और वहीं पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के पुणे से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 10 से 12 बॉम्ब की सूचना मिलने से हड़कंप मच गई है और एक युवक ने पुलिस को फोन कर इसकी पूरी जानकारी दी थी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल और छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। गोवा में अभी हाल ही में सरकार बनी है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। कैबिनेट विस्तार से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है।
सांगूम बीजेपी विधायक सुभाष फाल देसाई ने गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गोवा में अभी हाल ही में सरकार बनी है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। कैबिनेट विस्तार से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।